हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक एलएम चैनल पर। आज हम एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए एनिमेशन के साथ चैप्टर शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे चलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही कमाल की कविता डस्ट ऑफ स्नो के अंदर। आज का हमारा मकसद सिर्फ इस कविता की कहानी को रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे दार्शनिक अर्थ को समझना है। और हाँ, परीक्षा में पूरे नंबर दिलाने वाली उन तकनीकी बातों यानी पोएटिक डिवाइसेस को भी बिल्कुल बारीकी से डिकोड करना है जो अक्सर छूट जाती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या वाकई कुछ ऐसे अपशकुन या बैड ओमेन्स होते हैं जो ये तय कर सकते हैं कि किसी का दिन कैसा गुजरेगा? क्या समाज में फैली इन अंधभक्ति वाली बातों में सच में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे रोजमर्रा के जीवन को कंट्रोल कर सके? तो बस आज हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम देखेंगे कि अंधविश्वास कैसे हावी होता है, इंसान का मूड अचानक कैसे बदलता है, कैसे ये कविता समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ती है, और आखिर में हम उन जरूरी पोएटिक डिवाइसेस को समझेंगे जो इस कविता की जान है। सबसे पहले बात करते हैं उन अंधविश्वासों की जो हमारे और आपके आसपास कूट कूट कर भरे हुए हैं। देखिए, हमारा समाज कई बार कितनी अतार्किक बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है। जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो भाई बस वहीं रुक जाओ, पक्का कुछ बुरा होने वाला है। या फिर हथेलियों में खुजली हो रही है तो मतलब पैसा आने वाला है। किसी का नाम लिया और वो आ गया तो कह देते हैं वाह, तुम्हारी तो 100 साल की उम्र है। लोग अक्सर अच्छी डाइट, मेहनत या लॉजिक पर फोकस करने के बजाय इन बिना सिर पैर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना अजीब? खैर, अब इस अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असली कहानी में आखिर होता क्या है। तो कहानी बहुत ही सीधी और साफ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड किसी वजह से बहुत ही खराब है। शायद किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई निराशा हो। वो एकदम उदास होकर एक हेमलॉक पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं, और तभी कहीं से एक कौवा आता है, पेड़ की डाल को हिलाता है और उनके ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरते हैं। और बस प्रकृति का वो एक छोटा सा अचानक हुआ पल उस पूरे बर्बाद होते दिन को एकदम से पलट देता है और उनका मूड ठीक हो जाता। यहाँ एक डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये डस्ट ऑफ स्नो आखिर है क्या चीज? देखिए, ये हमारे फ्रिज में जमने वाली ठोस और कठोर बर्फ नहीं है। असल में ये कश्मीर या शिमला जैसी अत्यधिक ठंडी जगहों पर गिरने वाली बिल्कुल बारीक रेत जैसी मुलायम बर्फ होती है। और यही हल्की सी कोमल बर्फ कवि के ऊपर गिरती है। अब जब हमें कहानी समझ आ गई है तो चलिए उस शानदार विडंबना की गहराई में उतरते हैं जो इस कविता के एकदम मूल में छिपी हुई है। यहीं से शुरू होती है समाज की रूढ़िवादी सोच को तोड़ने की बात। आमतौर पर कविताओं में क्या होता है? खूबसूरत पक्षी होते हैं, मोर होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे खुशबूदार पेड़ होते हैं। लेकिन यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जानबूझकर ऐसे प्रतीकों को चुना जिन्हें पारंपरिक रूप से बहुत ही नकारात्मक और बुरा माना जाता है, यानी एक कौवा और एक हिमलॉक पेड़। अब कौवे का नाम सुनते ही दिमाग में शमशान या किसी मनहूस चीज की छवि बनती है, और ये हेमलॉक पेड़, इस पर सफेद फूल तो लगते हैं लेकिन ये होता अत्यधिक जहरीला है। ये बिल्कुल वैसी ही रूढ़िवादी सोच वाले प्रतीक हैं जैसी हमने शुरुआत में काली बिल्ली के बारे में बात की थी। और यही वो जगह है जहां सारा लॉजिक बदल जाता है। जरा सोचिए, जब एक मनहूस माना जाने वाला कौवा किसी का खराब मूड एकदम बेहतर बना सकता है, तो हम हमेशा उसे एक विलन की तरह क्यों देखते हैं? ये कविता साबित करती है कि जिन चीजों को हम डार्क या नेगेटिव मानकर चलते हैं, वो असल में हमारी खुशी और उत्पादकता का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती हैं। चलिए अब आते हैं उन टेक्निकल बातों पर जिन्हें समझे बिना इस कविता का विश्लेषण अधूरा है, यानी हमारे पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम को निकालना कितना आसान है। अगर हम कविता के आखिरी शब्दों की आवाज पर ध्यान दें तो पहले स्टैंजा में क्रो और स्नो बिल्कुल एक जैसा साउंड करते हैं, जिसे हम ए मान लेते हैं। मी और ट्री को बी मान लेते हैं। दूसरे स्टैंजा में हार्ट और पार्ट की आवाज सेम है तो वो हो गया सी, और मूड और रूड हो गया डी। तो सीधा सा फंडा है, राइम स्कीम बनी ए बी सी डी। इसके बाद आता है एलिटरेशन, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। जब पास पास लिखे शब्दों का पहला अक्षर या उनकी ध्वनि एक जैसी हो, जैसे इस लाइन को सुने, हैज गिवन माई हार्ट। यहां एच ध्वनि बार बार रिपीट हो रही है और सेव्ड सम पार्ट में एस ध्वनि रिपीट हो रही है। इस छोटे से दोहराव को याद रखना बहुत जरूरी है। मेटाफोर के बारे में क्या ख्याल है?
इस कविता में सबसे दिलचस्प मेटाफर है बर्फ की तुलना सीधे डस्ट यानी धूल से करना। यहाँ फ्रॉस्ट ने ये नहीं कहा कि बर्फ धूल की तरह है। उन्होंने लाइक या एज शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। बिना इन शब्दों की गई ये सीधी तुलना ही मेटाफर है। इसी तरह एसोनेंस का इस्तेमाल भी बहुत शानदार है। एसोनेंस यानी जब किसी लाइन के बीच में आने वाले स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि बार बार रिपीट हो। उदाहरण के लिए शुक डाउन ऑन मी, यहां वाक्यों के बीच ओ का स्वर लगातार गूंज रहा है, जो एसोनेंस का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। एक और कमाल की डिवाइस जो यहां इस्तेमाल हुई है वो है एन्जैममेंट। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है पर है बहुत सिंपल। जब कोई विचार एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन के यानी बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के बस बहता चला जाए तो उसे एन्जैममेंट कहते हैं। इस कविता के स्टैंजास पर गौर करेंगे तो लाइनों के अंत में कोई विराम चिन्ह नहीं मिलेगा। अगर हम सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकों की बात करें तो यहाँ कौवा, हेमलॉक पेड़ और बर्फ ये सब सिर्फ आम शब्द नहीं है। कौवा उस अचानक होने वाली घटना का प्रतीक है, हेमलॉक उस जहरीले और नकारात्मक माहौल को दर्शाता है और डस्ट ऑफ स्नो उस चमत्कारिक शक्ति को दिखाती है जो हालात को बदल सकती है। और सबसे आखिर में आती है आयरनी यानी विडंबना। इस पूरी कविता का सबसे बड़ा सरप्राइज तो यही है कि एक बेहद उदास मूड का इलाज कोई खूबसूरत चिड़िया नहीं करती, बल्कि एक ऐसी चीज करती है जिसे सब सबसे ज्यादा मनहूस मानते हैं। जो चीजें नेगेटिव मानी जाती थी वही पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा कारण बन गई। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए बस एक छोटी सी बात पर गौर कीजिएगा। अगर एक जहरीला पेड़ और एक काला कौवा किसी का पूरा बर्बाद दिन बचा सकते हैं, तो हमारे आसपास के जो रोजमर्रा के अंधविश्वास हैं उनसे इतना डरना क्यों? क्या पता अगले मोड़ पर खुशी किसी ऐसी ही चीज में छुपी हो जिसे पूरी दुनिया बुरा मानती है। शायद अगली बार जब कोई काली बिल्ली रास्ता काटे तो डरने के बजाय चेहरे